हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज हम प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम को देखेंगे, जिसे शॉर्ट में एफसीएफएस एल्गोरिदम भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यानी जो प्रोसेस क्यू में पहले आएगा उसे पहले एग्जीक्यूट कराया जाएगा। तो ये शेड्यूलिंग एल्गोरिदम एक नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है क्या। नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में कोई भी प्रोसेस रिसोर्स को होल्ड कर लेता है, चाहे वो सीपीयू हो या अदर कंप्यूटर के रिसोर्सेज हो। उनको अगर होल्ड कर लेता है तो उसे तब तक फ्री नहीं करता है जब तक वो प्रोसेस टर्मिनेट ना हो जाए या उसे वेटिंग स्टेट में न डाला जाए। तो इस तरीके से होल्ड करके रखता है वो उस किसी भी कंप्यूटर रिसोर्सेज को। तो यहाँ एक रेडी क्यू तैयार किया जाता है प्रोसेस का, और जो प्रोसेस क्यू में आगे होता है उसे सीपीयू पहले मिलता है। यानी उसे सीपीयू दे दिया जाएगा और जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाए वो एग्जीक्यूट होता रहेगा, बाकी प्रोसेस रेडी क्यू में वेट करेंगे। यह एल्गोरिदम सबसे सिंपलेस्ट एल्गोरिदम है और किसी भी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को इवैल्यूएट करने के लिए हम उसका एवरेज वेटिंग टाइम देखते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे आगे कि किस एफसीएफएस एल्गोरिदम का एवरेज वेटिंग टाइम हम कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए किसी भी एल्गोरिदम के लिए वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए या टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज यूज किए जाते हैं। जैसे यहाँ टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम किसको हम कहते हैं, कंप्लीशन टाइम, यानी वो प्रोसेस कब कंप्लीट हुआ और वो प्रोसेस क्यू में कब आया था, यानी उसका अराइवल टाइम क्या था, उसको हम माइनस कर देते हैं कंप्लीशन टाइम में, तो हमें क्या मिल जाता है, टर्न अराउंड टाइम। नेक्स्ट है वेटिंग टाइम, यानी किसी प्रोसेस को कितने देर वेट करना पड़ा, तो ये हम कैसे निकालेंगे, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। यानी बर्स्ट टाइम क्या है कि उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए या कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम चाहिए, वो बर्स्ट टाइम कहलाता है। देन एवरेज वेटिंग टाइम हम कैसे निकालेंगे, उस एल्गोरिदम का टोटल वेटिंग टाइम, यानी सारे प्रोसेस के वेटिंग टाइम का हम टोटल कर लेंगे, देन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस, क्यू में कितने प्रोसेस थे उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये फॉर्मूला एक्चुअली हर एल्गोरिदम में यूज होगा, तो आप इसको नोट करके रख सकते हैं कि टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड एवरेज टाइम ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है हर एल्गोरिदम के लिए। तो एक एग्जांपल यहाँ हम देखें। यहाँ नॉर्मली एग्जाम्स में जैसे आपको मिलता है, तो वहां प्रोसेस आईडी यानी प्रोसेस का कौन सा नंबर है, देन अराइवल टाइम, वो प्रोसेस क्यू में कब आया, देन नेक्स्ट मिलता है हमें बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम यानी उस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए या एग्जीक्यूट होने के लिए कितने टोटल टाइम साइकिल चाहिए। तो पहला यहाँ अगर हम देखें तो अराइवल टाइम 0, यानी सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आया, P0। तो उसके लिए हम पहले जैंट चार्ट बनाएंगे। जैंट चार्ट कुछ इस तरीके का बनता है। उसमें हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, 0 से। अब सबसे पहले 0 पे कौन सा प्रोसेस आया, P0। तो P0 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। एफसीएफएस का फंडा ही यही है कि जो प्रोसेस क्यू में पहले आया उसका हम स्टार्ट कर देंगे। अब इसे कितने साइकिल चाहिए, 2। बर्स्ट टाइम क्या है इसका, 2, यानी ये प्रोसेस कब तक चलेगा, 0 से 2 तक। तो P0 कंप्लीट हो गया। देन अगला प्रोसेस कौन सा है, उसके बाद कौन आया है, P1। इसका अराइवल टाइम क्या है, क्योंकि 1, बाकी सबका अराइवल टाइम 2 है, 3 है, 6 है। तो अगला प्रोसेस कौन सा एग्जीक्यूट होगा, P1। अब इसका बर्स्ट टाइम क्या है, 6। तो 2 से ये स्टार्ट हुआ है, तो 2 + 6 अगर हम करेंगे तो ये जाके कहाँ कंप्लीट होगा, 8 पर। तो 8 पर P1 कंप्लीट हो गया। देन अगला प्रोसेस कौन सा एग्जीक्यूट होना चाहिए, P2, क्योंकि P1 के बाद P2 आया है। तो P2 अब एग्जीक्यूट होगा कहाँ से, 8 से, और ये कहाँ तक जाएगा, 12 तक। क्यों, क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम क्या है, 4। तो 8 + 4 क्या आता है, 12। देन नेक्स्ट प्रोसेस क्या है हमारा, P3। तो 12 के आगे से P3 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा और ये कहाँ तक जाएगा,
12 प्लस 9 यानी 21 21 तक ये चलेगा। देन नेक्स्ट इज P4 P4 इसका बर्स्ट टाइम क्या है 12 यानी 21 प्लस 12 यानी 33 तो ये 33 पे कंप्लीट होगा। अब ये जैन चार्ट सबसे पहले आप बना ले, जो भी आपको एग्जाम्स में इस तरीके से अराइवल टाइम बर्स्ट टाइम जो भी मिलता है उसके बेस पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जैन चार्ट बनाना होगा। तो ये जैन चार्ट हमारा इसके लिए बन गया। अब हमें निकालना है क्या, कंप्लीशन टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम। तो सबसे पहले हम कंप्लीशन टाइम देखें तो कंप्लीशन टाइम हम कैसे चेक कर सकते हैं, जैन चार्ट से। तो P0 कब कंप्लीट हो रहा है 2 पर, P1 कंप्लीट हो रहा है 8 पर, P2 12 पर। तो वही वैल्यूज आप यहाँ पुट करते जाएं 2, 8, 12, 21 एंड 33। तो जो भी जैन चार्ट में वो प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है जिस साइकिल पर, उसे यहाँ लिख देंगे। अब टर्न अराउंड टाइम, तो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या था, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो सपोज P0 का हम टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करें तो कंप्लीशन टाइम क्या है 2 और अराइवल टाइम क्या है 0। तो इसका टर्न अराउंड टाइम क्या आया 2। इसी तरीके से P1 का 8 माइनस 1 तो इसका टर्न अराउंड टाइम 7 आ रहा है। इसका 12 माइनस 2 P2 का, तो ये टर्न अराउंड टाइम 10 आ रहा है। इसी तरीके से 21 माइनस 3 18 एंड 33 माइनस 6 27। तो आप डायरेक्टली इस कॉलम और इस कॉलम की वैल्यूज को माइनस कर देंगे। देन नेक्स्ट है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, टर्न अराउंड टाइम जो अभी हमने निकाला माइनस बर्स्ट टाइम, यानी इस कॉलम को टर्न अराउंड टाइम वाले कॉलम को माइनस करेंगे किससे, बर्स्ट टाइम से। वेटिंग टाइम यानी उस प्रोसेस को कितना वेट करना पड़ा, P0 को जैसे जॉइंट चार्ट से आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये 0 पर ही स्टार्ट हुआ तो इसे वेट नहीं करना पड़ा, तो इसका वेटिंग टाइम क्या आ गया 0, क्योंकि टर्न अराउंड टाइम क्या है 0 और बर्स्ट टाइम भी है 0। देन अगला प्रोसेस अगर P1 देखे तो P1 आया था 1 पर, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन कब स्टार्ट हुआ 2 पर, तो इसलिए इसे कितना वेट करना पड़ा 1। तो इसको डायरेक्टली हम यहां से भी देख सकते हैं 7 माइनस 6 दैट इज 1। देन 10 माइनस 4 दैट इज 6। तो 6 साइकिल इसे वेट करना पड़ा P2 को। तो P2 कब आया था 2 पे, लेकिन P2 स्टार्ट कब हो रहा है 8 पे, यानी यहाँ आप 8 माइनस 2 ऐसे भी करें तो क्लियरली देख सकते हैं कि ये 6 साइकिल इसको वेट करना पड़ा। इसी तरीके से P3 का 9 एंड P4 का 15। तो हर प्रोसेस का हमने वेटिंग टाइम निकाल लिया। अब एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, हर प्रोसेस का वेटिंग टाइम यानी 0 प्लस 1 प्लस 6, इस कॉलम में जो भी वैल्यूज हैं उसको हम आपस में ऐड कर देंगे। तो 1 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 15 तो क्या आएगा ये 31। और टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हैं हमारे 5, P0 P1 P2 P3 P4। तो 31 डिवाइड बाई 5। तो हमारा एवरेज वेटिंग टाइम क्या निकल कर आ रहा है 6.2। तो ये एल्गोरिथम बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम है, सिंपल कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। लेकिन जो दूसरे एल्गोरिथम है अगर आप इसी एग्जांपल को लेके उसमें देखेंगे तो वहाँ एवरेज वेटिंग टाइम इससे काफी कम आएगा। तो समझने में आसान है, सिंपल है, इजी है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, यानी आसानी से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, समझा जा सकता है और इजीली ये कॉन्सेप्ट इसको फॉलो किया जा सकता है। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज क्या है, यह एक नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम है जिसमें प्रोसेस हमेशा रिसोर्सेज को होल्ड करके अपने पास रख लेता है और उसे रिलीज नहीं करता है जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाए। तो इस कारण से कई बार स्टारवेशन की प्रॉब्लम आती है, यानी कई प्रोसेस ऐसे होते हैं जिनको एग्जीक्यूशन का मौका मिलता ही नहीं है और वो बहुत ही लंबे समय तक वेट करते रह जाते हैं, क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम है। तो इसलिए उनका वेटिंग टाइम बहुत बढ़ता जाता है, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है।
आसानी से इसको इम्प्लीमेंट तो किया जा सकता है, लेकिन एवरेज वेटिंग टाइम इस एल्गोरिदम का हायर रहता है अगर हम इसको दूसरे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम से कंपेयर करें। तो आगे के वीडियोस में हम दूसरे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स देखेंगे और वहां देखेंगे कि एवरेज वेटिंग टाइम इससे काफी कम आएगा। तो आज के वीडियो में अगर यह एल्गोरिदम आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।